हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, अपने है ना जो राहुल अमरिंग चैनल है उस पर पहले कल से परसों से मैंने परसों एक वीडियो डाला था। और आज अपन अब रेगुलर वीडियो जब भी टाइम मिलेगा जब अवश्य आपके इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो अपन बात कर रहे थे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम था हाउ, व्हेन एंड वेयर। मैंने बताया था हिस्ट्री में कोई भी चीज़ जानने के लिए 3 बातों को पता होना चाहिए। हाउ, कैसे हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वैन यानी कब हुआ। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई घटना होती है, हैपन होती है, कोई घटना इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है वो, है ना। इंपॉर्टेंस इसमें अपन 4 टॉपिक्स है अपने NCERT का। आप बुक पढ़ोगे ना 4 टॉपिक मिलेंगे आपको, तो उसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी हिस्ट्री में डेट्स का क्या महत्व होता है, यानी डेट्स मतलब तिथियों का क्या एक इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। सेकेंडली, प्रियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का प्रियोडाइजेशन करेंगे, यानी उसको वर्गीकरण करेंगे, वही बात है, उसको बांटेंगे पीरियड में, समय में, है ना। तीसरा है कॉलोनाइजेशन। और नंबर 4 है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन, जिसके अंतर्गत अपने IAS IPS सब लोग काम करते हैं ना एक यूनिट के रूप में, ठीक है। अपने पुलिसकर्मी हो गए, सब लोग मिलके, हेल्थ कर्मचारी जो भी है, सब लोग मिलके गवर्नमेंट का मिलके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो यह इनके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो नंबर है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। तो देखो, थोड़ा सा मैं इस बुक में से 2-3 लाइन्स आपके लिए रीड कर देता हूँ कि डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री, दे एक्ट एज ए माइलस्टोन, दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स। यानी डेट्स हमें किसके बारे में, डेट्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में बताती है, कोई घटना कब होती है इसके बारे में। डेट्स टेल अस ईयर, वो हमें ईयर के बारे में बताती है, कौन सी ईयर हुई। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, कोई भी घटना हुई, जैसे भाई अंग्रेज भारत कब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, वैन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू इंडिया, तो कब आई थी, 1600 में, 1600 ईस्वी में। अच्छा, इसके बाद एंड टाइम पीरियड इन विच ए किंग रूल्ड पार्टिकुलर किंगडम। भाई अकबर ने कब से कब तक राज किया, 1556 से लेकर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू को हराया, ठीक है। तो 1500 एक फिक्स पीरियड होता है, 1556 से लेकर 1605 तक, 49 ईयर्स। औरंगजेब ने कब राज किया, 1600 उस, हाँ। तो औरंगजेब ने कब से कब तक टाइम पीरियड में राज किया, 1657 से 1657 से लेकर 1707 तक, 1707 तक, है ना। तो ये हमें कौन बताती है, डेट्स बताती है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। अगला है इसमें कि और द टाइम व्हेन ही बिकेम राजा, कब वो राजा बना, बिकेम द किंग एंड ए फॉट पार्टिकुलर बैटल, और कौन सी लड़ाई कब लड़ी। जैसे अकबर ने बहुत सारी लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत हो गई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने लड़ी हेमू के साथ 1556 में। इसके अलावा नागौर दरबार लगाया 1570 में। इसके अलावा बैटल ऑफ वो हल्दी घाटी 1576 में, 1576 में लड़ी। तो कुल मिला के कौन से राजा ने कब से कब तक शासन किया। दूसरी चीज़, कौन कौन सी बैटल लड़ी, उनके बारे में हमें कौन बताती है, डेट्स। अगला इसमें रखा है कि वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया लॉन्ग पीरियड टाइम, वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड। यानी जो इंडिया ब्रिटिश ने जितने टाइम अपने राज किया था ना, उसको अपन किससे नाम जानते हैं, कॉलोनियल पीरियड। ये कब से लेकर कब तक रहा था, 1818 से लेकर 1947, 1818 AD से लेकर 1947। अब आप बोलोगे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हो गई थी, 1757, 1757। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बंगाल ऑक्यूपाई किया, फिर बिहार किया, उड़ीसा किया, उसके बाद यूपी वाला इलाका किया, फिर और भी इलाके किए, मैसूर किया, टीपू सुल्तान हैदर अली, उसके बाद मराठाओं किया। तब जाके लास्ट में 1818 जब मराठाओं को हरा दिया, तब पूर्णतः किसका यहाँ से चालू होता है, कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब उपनिवेशवाद। जैसे कॉलोनी बना के रहते हैं ना अपन कहीं, तो वैसे ब्रिटिश वास्तव में तो कहाँ पे थे, इंग्लैंड से थे, ब्रिटेन से थे, तो उन्होंने इंडिया को क्या बना ली, कॉलोनी बना ली, तो उसको कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, उपनिवेशवाद हिंदी में। आगे देखो नेक्स्ट। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दे रखा है, अब अपन जानेंगे पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का वर्गीकरण करेंगे, कितने भागों में किया। तो देखो, पीरियोडाइजेशन इज द प्रोसेस, पीरियोडाइजेशन आपके माइंड में ये उठना चाहिए कि व्हाट इज द पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन क्या होता है। पहले तो माइंड में यही अपना एक माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडाइजेशन, कि भाई पीरियोडाइजेशन से आप समझते क्या हो, किससे, पीरियोडाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडाइजेशन, ये थोड़ा क्या गीला हो गया ना डस्टर, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडाइजेशन। हाँ, तो देखो दोस्तों, अब इसमें पीरियोडाइजेशन सेकंड टॉपिक अपना यही था, मतलब आज का प्रकरण है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। तो पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग, यानी ये किसका अध्ययन है, स्टडी है, ये प्रोसेस प्रक्रिया है, कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड एंड नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम में बांटना उनको, ठीक है, क्वांटिफाइड करना, क्लासिफाइड करना एक तरीके से ना। दिस इज यूजुअली डन टू एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। इसका पीरियोडाइजेशन का यूज किसमें किया जाता है, हिस्ट्री को एनालाइज करने में, यानी विश्लेषण करने में, उसका एनालाइज करने में। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग करंट, उसको वर्तमान करंट में समझने, और हिस्टोरिकल प्रोसेस,
कि भाई हिस्टोरिकल प्रोसेस का क्या हुआ था और वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे। तभी तो हमें प्रोडाइजेशन की जरूरत पड़ती है भाई जो हम जब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें प्रोडाइजेशन की जरूरत तो पड़ेगी, कब से कब तक क्या हुआ, टाइम का क्लासिफिकेशन तो करेंगे, तभी तो अपन पता चलेगा भाई अब 2023 में अपन कैसे पहुँचे। पहले 1947 में आज़ाद हुए, उससे पहले हम कॉलोनी पीरियड में थे, उससे पहले हम मिडिवल पीरियड मुगल हमारे ऊपर शासन करते थे, उससे पहले कोई अलग अलग डायनेस्टी होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्रोडाइजेशन से मिलती है। अब देखो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पहले भी आया था अपने, ठीक है, और नाम जिसका तुम्हें पता ही होगा, क्या नाम था उस ब्रिटिश हिस्टोरियन का, उस ब्रिटिश हिस्टोरियन का नाम था, बात कब की है 1817, ठीक है, बात है 1817 की। तो 1817 में तुम्हें पता है एक आपको पता है कि हिस्टोरियन आता है ब्रिटिश हिस्टोरियन, जिसका नाम क्या है, जेम्स मिल। क्या नाम है, जेम्स मिल होता है जिसका नाम। और वो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सी बताओ। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, और नंबर 3 है वो है ब्रिटिश। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक के पीछे कि भाई 3 भाग और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका बेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है ना, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इस प्रकार से बांटने का जो आधार होता है वो क्या होता है, रिलीजियन। यानी वो किसके आधार पर बांटता है इसको, धर्म के आधार पर, एक तरीके से कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स। इसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड करता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में। ठीक है, इसमें अपनी बुक में दे भी रखा है वैसे एनसीईआरटी में। इन 1817 जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। दिस प्रोडाक्शन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन, रिलीजन या रिलीजियस लाइन पे बेस होता है, आधार होता है। एंड द वाज ए फेज ऑफ फॉर विच द हिंदूज वर द रूलर्स। पहले फेज में कौन रूलर्स है, हिंदू। सेकंड फेज में जो बांटता है ना हिस्ट्री को, उसमें रूलर्स है मुस्लिम। और थर्ड फेज में कौन है, ब्रिटिशर्स। उसके बाद इसमें ये बता रखा है कि वो क्या समझता था, एशियंस वर पुअरली सिविलाइज, एशियन तो बहुत बुरे हैं, एंड यूरोपियंस वर सुपीरियर रेस। ये तो आप जानते हो, हर अंग्रेज हर ब्रिटिश अपने आप को समझता है। एंड आगे क्या होता है, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय मैनी हिस्टोरियंस दैट इट इज़ नॉट करेक्ट। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसके बारे में आर्ग्यू मतलब तर्क दिया अपना कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, जो इसने बांटा है ना रिलीजन के बेस पे, ये हिस्ट्री को बांटना, वर्गीकरण करना, क्लासीफाई करना ठीक नहीं है। आगे इसमें दिया है, दिस सजेस्टेड दैट नो अदर मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अदर देन द रिलीजियस वंस ड्यूरिंग द मुस्लिम ब्रिटिश देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि उसने उसका क्या मानना था कि भाई पहले कई बहुत सारे हिंदू राजा थे, कई मुस्लिम राजा थे। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ में हिंदू थे, अकबर मुस्लिम था, तो अलग अलग जैसे राजा थे, मैसूर में अलग है, मराठा अलग है, ठीक है, तो अलग अलग जगह कई मुस्लिम राजा थे, बंगाल में नवाब चलते थे मुस्लिम थे, तो अलग अलग जगह हिंदू मुस्लिम में अलग अलग रूलर्स थे। फिर ब्रिटिश रूलर्स आए तो उसने इस बेस पे बांटा था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि थर्स द इंडियन, अब आगे क्या होता है, अब आते हैं भाई, ये तो जेम्स मिल की बात होगी। अब बात करेंगे इंडियन स्कॉलर्स, यानी भारत के जो स्कॉलर्स हैं, भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, पहले जो मैंने बताया एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी है मिडाइवल, नंबर 3 कौन सी है, वो अपनी है मॉडर्न हिस्ट्री। ये बात ध्यान रखना है ना, एंशियंट मतलब प्राचीन, 0 से लेकर 1800 तक, 1800 सी से लेकर 800 सी से लेकर 1800 सी तक मिडिवल हिस्ट्री जाएगी। एंशियंट 0 से लेकर 800 होगी। फिर मॉडर्न कब से हो जाएगी, 1800 से लेकर 1940 अभी 2023 तक, करंट तक मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये इंडियन स्कॉलर्स में डिवाइड किया। तो इसमें देखा है कि दिस प्रोडक्शन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, लेकिन ये भी किससे लिया गया था, वेस्ट से। वेस्ट बोलते हैं पश्चिम को। अब ये वेस्ट ईस्ट कैसे डिसाइड हुआ भाई, जैसे अमेरिका वगैरह इनको हम वेस्ट बोलते हैं, इंग्लैंड को क्यों बोलते हैं, क्योंकि तो इंग्लैंड है ना, वहाँ से एक लाइन निकलती है। तो कई लोग इंग्लैंड से इधर उधर देश हो गए, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो, या फिर जैसे अपने और भी जापान वगैरह, ये सब ईस्ट हो गए। और वेस्ट में कौन कौन आ गया, यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस वगैरह, ये सब इटली वगैरह और अमेरिका वगैरह, ये सब इनको वेस्ट कहते हैं। तो कई लोगों ने ये माना, कई हिस्टोरियन ने, कि इंडियन हिस्टोरियन ने जो डिवाइड किया ना, हिस्ट्री को क्लासीफाई किया है, वो वेस्ट के आधार पर किया है, जैसे वेस्ट में कर रखे हैं वैसे। अगला इसमें है कि अब देखो आगे, जो द टर्म मिडिवल वाज यूज टू डिस्क्राइब सोसाइटी विच वाज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। जो मिडिवल टर्म यूज़ हुई वो किस सोसाइटी के लिए यूज़ हुई, जो कि एक डेमोक्रेटिक भी नहीं थी, है ना। डेमोक्रेटिक मतलब कोई लोकतंत्र नहीं था उस समय। मिडिवल टाइम में तो अपने राजाओं का टाइम था ना, अकबर वगैरह ये सब, तो उस समय तो मिडिवल टाइम में क्या चलता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी था, राजा का सिस्टम था। ठीक है, किंगडम या मोनार्की जिसे बोलते हैं, मोनार्की मतलब जहाँ पे हाँ, तो देखो दोस्तों, अब मतलब मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा का पूरा सिस्टम चलता है, किंग का पूरा राज होता है। अब देखो आगे इसमें दे रखा है कि जो ब्रिटिश पीरियड था ना, कॉलोनी पीरियड था 1818 से 1947, इसको अपन भाई मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बना सकते, बिकॉज
हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म एज मॉडर्न बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड, क्योंकि उनके पास इंडियन भारतीय पास लिबर्टी थी क्या, ब्रिटिश आदमी नहीं थी, अपने पास स्वतंत्रता थी नहीं थी, इक्वलिटी थी, समानता थी नहीं थी, एंड जस्टिस न्याय था क्या, हमको प्रॉपर रूप से न्याय मिल रहा था, प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा था, एंड देयर वाज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और हमारे को आर्थिक प्रोग्रेस भी नहीं थी उस समय, तो अंग्रेजी माल ताल खाते थे जो भी था, एंड द इंडियंस इंडस्ट्री डिक्लाइन रैपिडली, और इंडियन जो इंडस्ट्री वो भी डिक्लाइन कर रही थी, यानी नीचे जा रही थी तेजी से। अगला है वो अपन पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन, अगला है वो अपन पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन। हाँ तो देखो अब कॉलोनाइजेशन, थर्ड अपन ने जो टॉपिक बताया आज का कॉलोनाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स, यानी कॉलोनाइजेशन प्रोसेस एक प्रक्रिया है, इसमें कौन डोमिनेट करता है, कौन मजबूत होता है, कौन मतलब किसके हाथ में सारी पावर्स होती है, डोमिनेट कौन करता है, सेंट्रल सिस्टम, एंड द सराउंडिंग्स लैंड, अपने आसपास की ज़मीन, चारों तरफ की ज़मीन, एंड इट्स कंपोनेंट्स, और उसके कंपोनेंट्स पे है ना, उसके अंगों पे, तो कहने का मतलब उसके जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उन सब पे डोमिनेट करता है सेंट्रल सिस्टम। तो कॉलोनाइजेशन, जैसे 1818 से 1947 तक इंडिया किसके कॉलोनाइजेशन रहा, ब्रिटिशर की, तो वहाँ पे सेंट्रल पावर का जो सारा सिस्टम था किसके हाथों में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथों, तो इसमें सेंट्रल सिस्टम डोमिनेट करता है लैंड भूमि पर और उसके कंपोनेंट्स पर। अगला है अब देखो इसमें क्या था, कॉलोनाइजेशन के एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, देखो आप जानते हो सारी बुक कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, यदि मैं क्या है बुक में से देख के थोड़ा आपको मैन पॉइंट ही बता सकता था, लेकिन मैंने क्या किया भाई पूरे जो भी बुक है उसमें रीडिंग भी कर दूँ थोड़ी, और रीडिंग के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसमें दे रखा है कि एग्जाम्पल कॉलोनाइजेशन, एग्जाम्पल देखना कि कॉलोनाइजेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन एंड फॉर एग्जाम्पल, यानी माइग्रेशन को रेफर करती है, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से अपन दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं ना, वो माइग्रेशन करें। फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ट्रेडिंग पोस्ट एंड प्लानिट्स, यानी ये जो वाइल्ड कॉलोनाइजेशन ऑफ द टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस पीपल ऑफ स्टाइल न्यू टेरिटरी, यानी देखो ये जो लोग आए यूरोपियन आए, कॉलोनाइजेशन वाज लिंक टू द स्प्रेड ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जिन्होंने कॉलोनी बनाई, अमेरिका को कॉलोनी बनाई, अमेरिका को कॉलोनी बनाई अपनी, इसके अलावा अफ्रीका कॉलोनी बनाई, इंडिया कॉलोनी बनाई, तो ये जो जितने भी टेंस ऑफ मिलियंस कौन है, यूरोपियन है ना, इंग्लैंड के जो लोग हैं, 10 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन कितने, करोड़ों लोग, 1 करोड़ हो गए ना, ये सारे लोग कहाँ पे पहुँच गए, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में ये पहुँच गए, कौन, ब्रिटिश यूरोपियंस। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, इसमें देखो बुक में जो लिख रखा है, ब्रिटिश कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड, ब्रिटिश से सबसे बड़ी खास बात क्या होती थी, ये सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते थे, एंड दिस रिकॉर्ड्स वर कैप्ट इन द रिकॉर्ड रूम्स, और रिकॉर्ड भाई किस में रखेंगे, रूम्स में रखेंगे, ऐसे खुले में छोड़ नहीं सकते हैं, वरना कल परसों अपने बहुत आंधी तूफान आया, तुम जानते हो, पूरे कहीं घूम जाएंगे, पता ही नहीं कहीं होगी, 76 उड़ गई हमारे पास है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब आंधी तूफान बहुत सारे डेस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो रिकॉर्ड्स, और उन रूम्स को क्या रहता है, रिकॉर्ड रूम्स, जहाँ पे ये जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, उन्हें क्या कहते हैं, रिकॉर्ड रूम्स। अगर इसमें देखा है द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद गोल्स टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच एज पॉसिबल एंड टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि भाई हमारा प्रशासन का क्या क्या, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे जो प्रशासन है उसमें क्या क्या निर्णय लिए, कौन कौन से डिसीजन लिए, उसके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल रिकॉर्ड है, उसको रखने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ब्रिटिश उनको रिकॉर्ड रूम्स में रखते थे। अगला है ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स वाज असाइंड लेटर, इसमें मतलब लेटर जो भी रिकॉर्ड होता है तो उसमें लेटर होता है, पूरा A to Z उसके बारे में लिखी होती है, एंड फैक्टोमेट्रो देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोस, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफी, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स, नोवेल्स, पोइम्स आर सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटीज, यानी सबसे बड़ी चीज़ है वे ब्रिटिश जो रूल है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ब्रिटिश रूल है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उस समय जो न्यूज़पेपर्स है उनसे, उसके जो रिकॉर्ड्स मिले हमें उससे, इसके अलावा जो मेमोस है, सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वे कराते हैं ना अपने इधर भाई, जैसे यहाँ पे एक अपने सर्वे कराते हैं, कितने लोग टीबी से इफेक्टेड है, कोई बीमारी हुई, कितने लोग मलेरिया से डिजीज से इफेक्टेड है, तो एक सर्वे होता है, तो उससे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड, इनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो लेटर यानी कोई भी पत्र होता है, इसके अलावा मैगजीन निकलती है, जैसे अपने बाल भास्कर आता है दैनिक भास्कर के साथ, वैसे जैसे ऑटोबायोग्राफीज उस समय के लोगों ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स, उस समय के जो लोग थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया ट्रैवलर्स के, उस समय जो घूमने यात्री आए ना, ट्रैवलर्स में कौन थे, यात्री, वो फॉरेन ट्रैवलर्स आए वो, इसके अलावा नॉवेल्स एंड पोइम्स, उपन्यास और कविताएं उस समय की, उनसे हमें जानकारी मिलती है। द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूजियम, उन्होंने बहुत सारे म्यूजियम बनाए, संग्रहालय बनाए, अपन जानते हैं ब्रिटिश ने। आर्क्यूज टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप बोलोगे एक वर्ड आया आर्क्यूज, ठीक है, आर्क्यूज, सबसे पहले आर्क्यूज कब बना वही बताऊंगा, और आर्क्यूज क्या होती है, एक वर्ड, हाँ तो देखो आर्क्यूज एक वर्ड आया, आर्क्यूज का मीनिंग क्या होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यानी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन एंड संग्रह, और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, या फिर बोलो कि जो रिकॉर्ड हमें प्रोवाइडिंग यानी उपलब्ध कराते हैं
इन्फॉर्मेशन है सूचना, अबाउट ए प्लेस, एक स्थान के बारे में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन यानी किसी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, संस्थान के बारे में, और एक ग्रुप ऑफ पीपल, और एक लोगों के समूह के बारे में, जो हमें स्थान के बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वो एक प्लेस को हम क्या बोलते हैं, आर्कीव्स। तो फर्स्ट नेशनल आर्कीव्स के में भी 1920, पहला जो नेशनल आर्कीव आया वो कब आया, 1920 में। तो देखो अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार रीजन हल्का सा बस शॉर्ट है। पहले अपन ने पढ़ा हिस्ट्री का मीनिंग, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा भाई कि वाई आर द डेट्स वाई आर द इम्पोर्टेंट ऑफ डेट्स, यानी डेट्स का क्या महत्व है, ठीक है, या डेट्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। थर्ड अपन ने टॉपिक पढ़ा प्रिडक्शन ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें दो पढ़े, जेम्स मिल का और इंडियन स्कॉलर्स का। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने कॉलोनाइजेशन का मीनिंग समझा, ठीक है, कि सेंट्रल सिस्टम होता है जिसमें पावर पूरी सेंट्रल सिस्टम के हाथ में होती है ना। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि एडमिशन के जो रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, मेमोज है, सर्वेज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, नॉवेल्स है, या फिर ऑटोबायोग्राफीज है ना, या फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, ठीक है। इन सब की चीज़ों बारे में पढ़ा भाई, रिकॉर्ड्स कौन रखते हैं, ब्रिटिश रखते हैं। देखो इधर अब अपने ये जो चैप्टर ना आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, तो आपको मैंने जो पढ़ा उसी में आपको बिल्कुल एक लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं सारी लाइन तो कवरअप नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी लाइन है वो मैंने मोस्टली कवरअप करने का प्रयास किया है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।